अभी आपको अपने शरीर के अंदर बग आने का डर लगा है? अगर हम सभी के अंदर कुछ न कुछ हो तो ऐसी चीज जिसकी पहचान नहीं हो सकती और वो एक अनजान ओरिजिन की हो, वो हमें एक दूसरे से नहीं मिली हो बल्कि आसमान से आई हो। बारिश की बूंदें किसी दूसरे ग्रह से हमारे लिए एक अनचाहा मेहमान ला सकती हैं। एलियन हमारे खून में घर बना रहे हैं या शायद हमारी टेक्नोलॉजी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। वो डिजिटल डेटा के पैकेट में छिपे हो सकते हैं, एक ऐसे रूप में जो हमारे लिए जीव है ही नहीं। एलियन इंटेलिजेंस शायद हमारी एक एक हरकत पर नजर रख रहा है। हमें अभी तक एक भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं मिला है, लेकिन शायद हम उन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। क्या एलियन हमारे अंदर ही है? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। लाखों करोड़ तारे तो हमारे तारामंडल में ही हैं और ऐसे पता नहीं कई सौ करोड़ तारामंडल और हैं। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम मानते हैं कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, लेकिन क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट जीव हैं? अगर नहीं तो बाकी कहां है? अभी तक तो हम सिर्फ आसमान में ही इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे, लेकिन एलियंस का पता लगाने के लिए अब शायद हमें नीचे देखना पड़ेगा, अपनी दुनिया के अंदर, अपने शरीर के अंदर। इस शख्स के अंदर एलियन इंट्रूडर समाये हैं अभी भी। सेड्रिक फिशार्ट यूटा यूनिवर्सिटी के जेनेटिसिस्ट हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के अंदर अनजान वायरस और बैक्टीरिया हैं, मगर सेड्रिक का ध्यान तो एक ज्यादा खतरनाक घुसपैठिए पर टिका है। मैंने उन्हें जीनोम सीक्वेंस में देखा है, ढेरों कॉपियां, मगर हम ये नहीं समझ पाए कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। इन एलियन एंटिटीज को ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं। वो डीएनए का ही भाग हैं जो चुपचाप बाहर से आते हैं और हमारी जीन में समा जाते हैं। वो हमारे जीनोम में नई नई जगहों पर कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ये रेप्लिकेशन हमारे होस्ट सेल के रेप्लिकेशन से बिल्कुल अलग होता है और वो ऐसा हमारे सेल के रेप्लिकेट होने से कहीं ज्यादा करते हैं। वो सिर्फ इंसान के सेल पर ही हमला नहीं करते, सच कहें तो पृथ्वी के हर जीव के अंदर ट्रांसपोजॉन है। और वो कई पौधों के ही नहीं बल्कि कई जीवों के जीनोम के भी सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं। हम उन्हें स्पेस इन्वेडर कहते हैं। हमारा डीएनए तो हमें सीधे तौर पर अपने पूर्वजों से मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और उस जेनेटिक विरासत के साथ हमें वो ट्रांसपोजॉन भी मिलते हैं जो हमारे पूर्वज के डीएनए में समाये होते हैं। समय समय पर एक नया ट्रांसपोजॉन भी बड़े रहस्यमय तरीके से अपनी जगह ढूंढ लेता है, एक स्केटबोर्ड की तरह जो अचानक ही सामने आता है और ठीक उसी तरह से दुनिया की सैर करने लगता है जैसे उसके पूर्वज करते थे। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक किसी प्रजाति की कुल आबादी के अंदर एक भी ट्रांसपोजॉन मौजूद हो। और ये ट्रांसपोजॉन इतनी अच्छी तरह से खुद को रेप्लिकेट करते हैं कि आज हमारा आधा डीएनए तो एलियन बन चुका है। जब कोई ट्रांसपोजॉन हमारे क्रोमोसोम के पार जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। इसमें एक नई चीज आ जाती है। ज्यादातर ट्रांसपोजॉन तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे खरगोश के ये कान मुझे स्केटिंग करते वक्त परेशान नहीं करते। कुछ ट्रांसपोजॉन तो बड़े मददगार भी होते हैं। सच तो यह है कि उनमें से ही एक घुसपैठिया हमारे इम्यून सिस्टम की बुनियाद है और वो हमें वैसे ही बचाता है जैसे वो हेलमेट सेड्रिक के सिर को। ये ट्रांसपोजॉन हमारे शरीर में
लाखों साल पहले समाये थे और इन्होंने हमें एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता दी। वो पैथोजन से हमारी रक्षा करने वाला सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा होता है। अगर वो ट्रांसपोजोन नहीं होता तो शायद आज हम भी यहाँ नहीं होते। मगर ट्रांसपोजोन हमारे लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं। कई बार ये ट्रांसपोजोन हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे मेरी आंखों पर बंधी ये पट्टी। मैं अपना स्केटबोर्ड नहीं देख पा रहा हूँ। 100 से ज्यादा ऐसी अलग अलग जेनेटिक बीमारियां हैं जो ट्रांसपोजिशन की वजह से होती हैं। वो इतने खतरनाक होते हैं कि एक पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दे, वैसे ही जैसे कि वायरस के फैलने से महामारी फैलती है। सेड्रिक मानते हैं कि हमारे सेल में वायरस को जोड़ने पर ट्रांसपोजोन को तोड़ा जा सकता है। वो एक वायरस पर सवार हो जाएगा और फिर वो वायरस एक नए सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो वो ट्रांसपोजोन भी एक नए शख्स या एक नई प्रजाति में पहुंच जाएगा। जब वायरस अपना काम करेगा, यानी हमारे डीएनए को डिसरप्ट करेगा, तो ट्रांसपोजोन भी उसमें मिल जाएगा, फिर वहां से कभी नहीं निकलेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए आखिर आया कहां से है? वो इतनी बड़ी संख्या में है, फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सच कहें तो वो हमारे जीनोम का डार्क मैटर है। तो क्या ये स्पेस इन्वेडर जिन्होंने हमारे डीएनए में इतनी जगह ले रखी है, वो असल में बाहरी अंतरिक्ष से आए हैं? हमें अभी तक तो अपने सौर मंडल में कहीं और जीवन के निशान नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि डीएनए के वो एलियन हिस्से किसी बहुत दूर के स्टार सिस्टम से आए हैं। मगर एक बायोलॉजिकल चीज आखिर इतने लंबे सफर के बाद भी बची कैसे रह गई? मिशिगन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रेड एडम्स मानते हैं कि उनके पास इस सवाल का जवाब है। उनका कहना है कि पैंसपर्मिया की थियरी के मुताबिक जब किसी ग्रह से कोई उल्का या ग्रहिका टकराती है, तब जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। उस टक्कर से निकला मलबा पूरे अंतरिक्ष में फैलता है और फिर किसी और ग्रह की सतह पर जाकर जमा हो जाता है। पृथ्वी पर तो करीब करीब रेगुलर बेसिस पर ही मंगल ग्रह से उल्काएं गिरती रहती हैं। मतलब मंगल ग्रह से पृथ्वी तक तो ट्रांसफर होता ही है। लेकिन मंगल ग्रह से गिरने वाली उन चट्टानों में जीवन के लक्षण नहीं होते हैं और न ही हमारे किसी और पड़ोसी ग्रह पर ही जीवन के लक्षण नजर आते हैं। तब फ्रेड ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं वो जीव हमारे सौर मंडल के बाहर की किसी जगह से तो पृथ्वी पर नहीं आए हैं। जीवन के एलिमेंट, खासकर बैक्टीरिया जैसे जीव, किसी और जगह पर तभी ट्रांसफर हो सकते हैं जब वो किसी चट्टान के अंदर कैद हो। चट्टान उन्हें जबरदस्त ठंड, गर्मी और नुकसान पहुंचाने वाले रेडिएशन से बचाती है। उस शील्ड को इस बॉल से थोड़ा बड़ा तो होना ही चाहिए। किसी भी सौर मंडल के बीच चट्टानें तभी आ या जा सकती हैं जब वहाँ कम से कम दो चीजें हों। एक तो ये कि वो सौर मंडल अपने यहाँ से चट्टान फेंके, दूसरी ये कि उसके पास वो सौर मंडल हो जो उन चट्टानों को पकड़ सके। अगर कोई बड़ी ग्रहिका या उल्का किसी सतह से टकराती है तो उस टक्कर से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि मलबा उस सौर मंडल के बाहर चला जाए। लेकिन वो किसी और सूरज का चक्कर लगा रहे किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचेगा या नहीं, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। अंतरिक्ष तो अनंत दूरियों तक खाली ही है, इसलिए उसके अंदर चट्टानों का एक से दूसरे सौर मंडल में जाना बहुत मुश्किल है। हमारे तारामंडल में एक से दूसरे सौर मंडल के बीच की एवरेज दूरी 4 से 5 प्रकाश वर्ष है। अगर हम एक स्पेस रॉकेट को उतनी दूर तक लॉन्च भी कर दें तो करीब 48 लाख करोड़ किलोमीटर दूर किसी ग्रह से टकराने की उसकी कितनी संभावना होगी? अगर फ्रेड की ये बात सही है तो मुमकिन है कि आज से कई 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एंशिएंट एलियन ऑर्गेनिज्म आसानी से आ सकते थे। तो क्या उन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे? ये बायोलॉजिस्ट तो मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था और इनका कहना है कि वो शायद आज भी हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं। इनका दावा है कि इनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बाहरी अंतरिक्ष के ऑर्गेनिज्म हैं। पृथ्वी पर जीवन के बीज शायद आज से कई 100 करोड़ साल पहले किसी बहुत दूर के एलियन वर्ल्ड से आए थे। लेकिन अगर जीवन के वो बीज किसी उल्का के अंदर छिप कर आए थे तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो आज भी यहां आ रहे हों? मिल्टन वेनराइट इंग्लैंड की शेफील्ड यूनिवर्सिटी में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है।
उनका दावा है कि उन्हें ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे पता लगता है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन आसमान से बरस रहे हैं। पैंसपर्मिया का बेसिक आइडिया यही है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए थे। पृथ्वी पर जीवन नहीं था, वो यहाँ उल्का और ग्रहिकाओं के सहारे पहुंचे थे। मगर अब नियो पैंसपर्मिया यानी नया पैंसपर्मिया मानता है कि अंतरिक्ष से तो जीव आज भी आ रहे हैं, अभी भी। 2013 में मिल्टन और उनकी टीम ने स्ट्रेटोस्फीयर से करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से कुछ नमूने जमा किए। एक कमर्शियल जेट लाइनर की उड़ने की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा ऊंचाई से। निचले एटमॉस्फेयर में तो काफी जीव हैं, लेकिन मिल्टन मानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में भी जीव हैं। उनके इस दावे ने कि वहां भी बाहरी अंतरिक्ष के जीव हैं से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मेरे क्रिटिक्स का कहना था कि ये मटेरियल सिर्फ ऊपर जाता है, अंतरिक्ष से नीचे नहीं आता, वो सिर्फ जमीनी मटेरियल है। हमें मिले सबूतों से लगता है कि ये बात सही नहीं है। मिल्टन का कहना है कि वो नमूने इतनी ऊंचाई से लिए गए हैं कि वो हवा में ऊपर उड़ ही नहीं सकते। फिजिक्स कहती है कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो इतने भारी हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच ही नहीं सकते। ये बात फिजिक्स कहती है और हम फिजिक्स पर सवाल नहीं उठा सकते, यानी न्यूटन के नियमों पर। मगर मिल्टन ये भी जानते थे कि वो अपने विरोधियों का मुंह तभी बंद कर सकते हैं जब उन्हें और एलियन मिल जाएं। अगर अंतरिक्ष से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और किसी किस्म के जीव पृथ्वी पर आ रहे हैं तो हमें उन्हें पकड़ना होगा। और मिल्टन ठीक यही कर भी रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ नए सिरे से ज्यादा ऊंचाई पर से नमूने जमा करने में जुटे हैं। सीधे स्ट्रेटोस्फीयर में जाना सैंपलर। ओ वे इस टीम को 90 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। तब बलून करीब 25,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर बलून में लगा ड्रॉर खुद ही खुल गया। ये देखिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है। इसका दरवाजा खुलता है और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप स्टब पर नमूने जमा होते हैं। हम उन्हें यहीं से जमा कर सकते हैं, स्टेराइल कंडीशन में इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर। 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना कम होता है कि बलून तब तक फूलता रहता है जब तक वो फट नहीं जाता, और तब वो वहां से बेहद कीमती सामान लेकर पृथ्वी पर वापस लौट आता है। ये भी एक फिशिंग ट्रिप जैसा ही है। हम इन बलून को आसमान में भेजते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि ये क्या पकड़ेंगे। कई ट्रिप पर हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ ट्रिप में हमें कुछ मिल जाता है। हो सकता है कि हमारी 5 कोशिशों में नहीं, लेकिन 6ठी में कुछ मिल जाए। इन्हें उम्मीद है कि इनके लेटेस्ट लॉन्च से इन्हें इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। ये उन नमूनों की फोटो हैं जो मिल्टन और उनकी टीम ने 2013 में जमा किए थे। मिल्टन को पूरा यकीन है कि इन्हें इनमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत मिलेंगे। हमें सबसे पहले यही अनोखे ऑर्गेनिज्म मिले थे। अगर हम टेक्स्ट बुक में एलगी या बैक्टीरिया के बारे में देखें तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। मिल्टन के ये एलियन सिर्फ 30 माइक्रोन के हैं, यानी इंसान के बाल से करीब दुगने मोटे। पहले तो स्ट्रक्चर को देखकर मैं बड़ा मायूस हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये पॉलन ग्रेन है। मगर बाद में केमिकल एनालिसिस करने पर पता चला कि ये असल में टाइटेनियम है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर से भी कुछ निकल रहा है, और जब उसे एनालाइज किया गया तो पता लगा कि वो बायोलॉजिकल है। उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, वो बायोलॉजिकल है। इसके पहले कोई भी जीव टाइटेनियम शेल में नहीं मिला था। ये शायद पहला जीव था। मिल्टन ने यह भी देखा कि पृथ्वी पर कोई और ऐसा जीव नहीं था जो इतनी तेजी से मूव करता हो कि कलेक्टर पर इम्पैक्ट क्रेटर बनाए। हमने देखा कि यहाँ एक इम्पैक्ट क्रेटर है, मतलब ये कि ये बॉल अंतरिक्ष से आई थी, सैंपलर से टकराई, जिससे ये क्रेटर बना। टकराने का मतलब ही यही है। ये कहीं दूर से आई थी, ये पृथ्वी से जाकर वहां नहीं उड़ रही थी, ये काफी तेज स्पीड से नीचे आई थी। मिल्टन मानते हैं कि कोई उल्का इसका सोर्स हो सकती है। टेम्परेचर सही है, पानी के अलावा कार्बन और ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा भी बिल्कुल सही है। उल्का की फ्रोजन टेल से निकलने वाला मलबा हमारे एटमॉस्फेयर को एलियन ऑर्गेनिज्म से भर सकता है। अपने पहले लॉन्च की कामयाबी से खुश होकर मिल्टन अब करीब 6 और लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ज्यादा डर इस बात से लग रहा है कि हमें कई अनोखी तस्वीरें मिली, मगर वो दोबारा नहीं मिली। और साइंस में एक बार मिली चीज कोई मायने नहीं रखती, उसका बार बार मिलना जरूरी होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक सैंपलर को ढूंढना और उसे वापस लाना तो बस
आधी जंग ही है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बॉक्स बिल्कुल साबुत वापस आए। अगर ये कहीं से टूटता है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। बॉक्स सही सलामत है ना? लग तो रहा है। ये फील्ड है ना, हमें ये बहुत पसंद है। इस बड़े बॉक्स के अंदर ड्रॉर भी किसी तरह के पॉसिबल कंटेमिनेंट से बचा रहता है। ये तो हम भी जानते हैं कि उसके अंदर पॉलन होगा, धूल होगी, घास होगी, क्योंकि सामने फील्ड है, लेकिन वो सारी चीजें बॉक्स के बाहर ही होंगी। हम बस यही चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो भी हो वो सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर का नमूना ही हो। अगर मिल्टन को एलियन माइक्रोब मिल भी जाते हैं तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जाने पहचाने हो सकते हैं। अगर वो पृथ्वी पर करोड़ों साल से आ रहे हैं तो हो सकता है हमारी बायोलॉजी उनसे काफी मिलती जुलती हो। सब यही मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली कोई चीज बड़ी ही स्पेशल होगी, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो वाकई स्पेशल ही हो। अगर वो पृथ्वी पर आ रही हैं तो वो यहाँ लाखों सालों से आ रही हैं। वो यहाँ हैं, वो अंतरिक्ष का ही अंग है, वो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। अगर इंटेलिजेंट एलियन बहुत दूर के ग्रहों से हमारे पास मैसेज भेज रहे हों तो क्या हम उन्हें सुन सकते हैं? 200 साल पहले कोई टेलीग्राफ वायर पर मोर्स कोड नहीं पा सका था। सेल्यूलर नेटवर्क तो बहुत दूर की बात थी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम किसी एलियन की कॉल का जवाब दे सकें। हवाई यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जॉन लियोनार्ड मानते हैं कि एलियन के भेजे मैसेज हमारी पहुंच के अंदर है। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो हमारे साथ क्यों और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम ये देखें कि वहां पर क्या क्या है। अगर वाकई अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं और वो पूरे तारामंडल में अपने मैसेज भेज रहे हैं तो जॉन के मुताबिक उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है। जब हम पृथ्वी पर ही काफी दूर तक कोई मैसेज भेजते हैं तो हम लाइट या रेडियो वेव पर निर्भर करते हैं, लेकिन लाइट की मदद से इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ब्रह्मांड में काफी धूल और गैस भरी है, उनसे लाइट बिखरती है। इसलिए हम अपने गैलेक्टिक सेंटर से भी लाइट सिग्नलिंग करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और रेडियो वेव के जरिए भेजे गए मैसेज को भी काफी इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड में तारों और तारा मंडलों से एक हिस की आवाज आती रहती है। ऐसे में उन्हें उस बैकग्राउंड नॉइज को भी पार करना होगा। मैं अपने इस रेडियो को ट्यून कर रहा हूँ, इससे तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। ऐसे में हमें इसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी जिसके जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस तरह की ट्यूनिंग के साथ समस्या ये है कि इसमें स्टेशनों का शेड्यूल या उनकी लिस्ट नहीं है। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि हमें कहाँ ट्यून करना चाहिए। जॉन मानते हैं कि तारामंडल में मैसेज भेजने की एक बेहतर टेक्नोलॉजी भी है। एलियंस शायद एक बहुत ही छोटे पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हों, न्यूट्रिनो का। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे सूरज में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे रिएक्शन से पैदा होते हैं और वो विस्फोट करते तारों और गामा रेज बर्स्ट जैसी धमाकेदार घटनाओं से भी निकलते हैं। न्यूट्रिनो की सबसे अनोखी खूबी तो यही है कि वो बहुत छोटे होते हैं और किसी मैटर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे वहां थे ही नहीं। जो डस्ट मैटर हर तरह की लाइट और ज्यादातर रेडियो वेव को रोक लेते हैं, वो भी न्यूट्रिनोज को नहीं रोक पाते। वो किसी भी चीज के पार चले जाते हैं, दीवारों को पार कर लेते हैं, वो जमीन से बाहर निकल आते हैं। हमारे एक नाखून के नीचे से हर सेकंड करीब 10 लाख न्यूट्रिनोज गुजर जाते हैं। सच तो यह है कि अगर न्यूट्रिनोज से बचने के लिए कोई सन ब्लॉक होता तो उसमें 1 लाख करोड़ न्यूट्रिनो प्रोटेक्शन फैक्टर भी शायद कम ही पड़ता। मेरे हाथ पर इसकी एक पतली सी परत भी फोटॉन्स को रोक सकती है, लेकिन न्यूट्रिनोज को रोकने के लिए इससे कई गुना मोटी परत भी शायद काम नहीं आती। और सच कहें तो ये छतरी सूरज से आने वाले फोटॉन्स को बड़ी आसानी से रोक लेती है, लेकिन ये भी हमें उनसे बचा नहीं सकती थी। उनसे बचने के लिए हमें करीब 1 प्रकाश वर्ष मोटी लेड की छतरी की जरूरत पड़ेगी। जॉन मानते हैं कि शायद एक एलियन सिविलाइजेशन ने न्यूट्रिनोज की एक बीम बनाई थी और उन्हें पल्स किया था। इस तरह से उन्होंने कॉस्मिक मॉर्स कोड में एक मैसेज बनाया था। लेकिन चूंकि न्यूट्रिनोज बड़े ही अनोखे होते हैं, इसलिए ना तो उनका पता लगाया जा सकता है, ना ही मेजर किया जा सकता है।
पृथ्वी पर लगा आखिरी डिटेक्टर आइस क्यूब साउथ पोल पर बर्फ में करीब 3 किलोमीटर की गहराई में गड़ा है। उसके सेंसर के 86 स्ट्रैंड आज भी इस इंतजार में हैं कि कोई एक न्यूट्रिनो पृथ्वी पर आए और आसपास की बर्फ के इलेक्ट्रॉन से टकराए। आइस क्यूब पर हर साल कुछ ही न्यूट्रिनो की टक्कर दर्ज हो रही है। न्यूट्रिनोज की एनर्जी भी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रिनोज बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अभी इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी है कि इनका सोर्स आखिर है क्या, वो कौन से मैकेनिज्म हैं जिनसे इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। वो बड़े ही दुर्लभ होते हैं, इसलिए जॉन मानते हैं कि वो एलियंस के लिए एक बढ़िया कम्युनिकेशन टूल हो सकते हैं। अगर उनमें से एक भी हाई एनर्जी न्यूट्रिनो आइस क्यूब में किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो हमें इसका पता लग जाएगा। उससे छोटे छोटे धमाके होंगे और वो इतने अलग होंगे कि हम उन्हें फौरन पहचान लेंगे। उन धमाकों पर हमारी नजर जाएगी ही जाएगी। फिजिसिस्ट इस कैरेक्टरिस्टिक बर्स्ट को ग्लाशॉ रेजोनेंस कहते हैं। जब कोई हाई एनर्जी न्यूट्रिनो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब ठीक वही होता है जो एक वाइन ग्लास से म्यूजिक टकराने पर होता है। हेलो दोस्तों, हर मैटर की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब बाहर से आने वाली कोई एनर्जी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तब वो ऑब्जेक्ट पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। उसे ही रेजोनेंस कहते हैं। तो हमारे पास एक ग्लास है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक अच्छा रेजोनेंट ग्लास हो। इसके अलावा एक स्पीकर है जो एक एम्पलीफायर से जुड़ा है और हम अभी अकूस्टिक एनर्जी पैदा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी वाली आवाज जो इस ग्लास की ओर जाएगी और अगर वो इस ग्लास के रेजोनेंस से टकराई तो ये ग्लास टूट जाएगा। आप हर नोट को अलग अलग एनर्जी लेवल के न्यूट्रिनो मान सकते हैं और ये वाइन ग्लास है एक इलेक्ट्रॉन। पहले जॉन ने ऑर्गन पर अलग अलग नोट बजाए। फिर बुलाया सिंगर को। और फिर गिटार प्लेयर। सही फ्रीक्वेंसी का मिलना बहुत जरूरी है। जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी पर सही एनर्जी मिली ये ग्लास टूट गया। ग्लाशॉ रेजोनेंस वो विस्फोट है जो सही किस्म के हाई एनर्जी न्यूट्रिनो के आने पर होता है। जॉन मानते हैं कि अगर इस तरह के रेयर एक्सप्लोजन बार बार होते हैं तो उसे हम सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कह सकते बल्कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का साइन होगा। अगर मुझे वो सारे न्यूट्रिनोज एक ही दिशा से आते दिखे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। वो आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी। मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पहले साइन मिलने से ज्यादा बड़ी कोई और खोज हो सकती। किसी एलियन मैसेज का मिलना भले ही हमारे लिए एक बड़ी ही एक्साइटिंग बात है, लेकिन वो हमारे वजूद के लिए खतरा भी बन सकता है। एलियन कम्युनिकेशन में ग्रीटिंग के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। किसी एलियन सिविलाइजेशन के साथ पहली बार मिलना पूरे मानव इतिहास के लिए बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन अगर हम चूक गए हों तो क्या यह नहीं हो सकता कि एक एलियन मैसेज आया हो और हम उसे पढ़ नहीं पाए हों? हो सकता है कि वो आज भी यही हो, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड्रयू सीमियन यूसी बर्कली के सेटी रिसर्च सेंटर में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज के स्पेशलिस्ट हैं। वो और उनके साथी बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनोखे सिग्नलों पर नजर रख रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई किसी एलियन सिविलाइजेशन का हो।
मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही एडवांस्ड लाइफ हमारे पास किसी स्पेसशिप में आएगी और वो गोल्डन गेट पार्क में उतरेगी। हो सकता है कि वो एक सिग्नल के रूप में आए और हम अनजाने में ही उसे सुन लें। अब जाकर हम इंसानों को वो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी मिल पाई है। पिछले 100 साल के अंदर ही हमें रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी मिली है जिसका इस्तेमाल हम पृथ्वी पर कर रहे हैं। मगर ये 100 साल हमारे ब्रह्मांड या हमारे तारामंडल की उम्र की तुलना में बहुत ही कम समय है। वो तो करोड़ों करोड़ साल पुराने हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि हम जिस पहली एडवांस लाइफ को देखें वो शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो, इतनी कि जितनी हम सोच भी ना सकें। ये भी हो सकता है कि एलियन हमारे रेडियो सिग्नल पहले से ही सुन रहे हो। अगर पृथ्वी के आसपास कोई एडवांस्ड लाइफ है तो उसकी नजर पृथ्वी से जाने वाले हमारे सिग्नलों पर जरूर होगी और फिर वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। 1960 के दशक से ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक से दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन जरूर अंतरिक्ष में भी हो रही होगी। अगर एलियंस ये समझते होंगे कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से काम करते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि हम कब से उनका कोई मैसेज सुनने को बेताब हैं और एंड्रयू मानते हैं कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। वो हमारे पास कोई डिजिटल वायरस भेज सकते हैं जिसे हम फौरन ही पहचान सकते हैं। हम अपने इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन की खोज में हर साल अंतरिक्ष से आने वाले लाखों रेडियो सिग्नल जमा कर रहे हैं। वो सिग्नल सीधे हमारे कंप्यूटर में जाते हैं ताकि रिसर्चर उन्हें एनालाइज कर सके। उस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की तलाश में ये रेडियो सिग्नल हमारे लिए ईस्टर एग ढूंढने जैसा ही है। हमें तलाश है उस छोटी मगर बिल्कुल अलग सी चीज की जो हमें दूर से ही नजर आ जाए। हमें जिन सिग्नल की तलाश है वो बड़े ही कमजोर होंगे। ऐसे में हमें उन्हें उस शोर शराबे के बीच ढूंढना होगा। वो शोर शराबे जो दूसरे एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज, क्वेसार्स और पल्सार्स से पैदा होते हैं। सेटी के रिसर्चर पोटेंशियल एलियन सिग्नल ढूंढते हैं, लेकिन अपने किसी कंप्यूटर पर उस सिग्नल को एनालाइज करने से ही बात नहीं बनने वाली। उससे हम किसी एलियन वायरस की पहचान नहीं कर सकते। रिसर्चरों को उस कोड को भी समझना होगा। हमें उस डेटा को अपने कंप्यूटर पर चलाकर देखना होगा और ये काम भी इन अंडों को खोलने जैसा ही है। एडवांस्ड एलियन हैकर शायद ये बात जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि हमारे नेटवर्क में घुसपैठ करने का एक और तरीका भी है। वो तरीका जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम में से कोई उनके कोड को कैसे देखता है। पृथ्वी पर सैकड़ों रेडियो एंटेना लगे हैं जो एक दूसरे से कंप्यूटर कोड एक्सचेंज करने के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं और वो फौरन ही वो प्रोग्राम चला देते हैं। किसी और प्रजाति का इनमें से किसी एक एंटेना को भेजे सिग्नल को भी ये उसी तरह से रिसीव और एग्जीक्यूट करेगा जैसे किसी इंसान के भेजे सिग्नल के कोड को करता है। सच कहें तो शायद एक एलियन कोड हमारे यहाँ आ चुका है और हमारे नेटवर्क में छिपकर अपना काम भी कर रहा है। किसी वायरस या ट्रोजन हॉर्स के आने का मतलब है कि आप किसी एक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क पर एक ऐसा कोड चला रहे हैं जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। वो रेडार के नीचे भी चुपचाप अपना काम करता रहता है। ह्यूमन हैकर्स ने तो ये दिखा भी दिया है कि कंप्यूटर वायरस को काफी लंबे समय तक छिपाया जा सकता है। डक्सनेट वायरस को अमेरिका और इजराइल ने बड़े खुफिया तरीके से डेवलप किया और चुपचाप ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के नेटवर्क में डाल दिया, जहां ये 1 साल से ज्यादा वक्त तक छिपा रहा और इसने धीरे धीरे सैकड़ों यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस को खराब कर दिया। ये उस प्लांट के कंट्रोल रूम को लगातार यही सिग्नल भेजता रहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसका पता तब लगा जब 2010 में सेंट्रीफ्यूजेस पूरी तरह से खराब हो गए। किसी एडवांस सिविलाइजेशन का बनाया ऐसा कोई प्रोग्राम तो इससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक हमारी नजरों से छिपा रह सकता है और वो ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है कि हम उसे कभी पहचान ही ना पाएं, क्योंकि वो भी एक ऐसे कंप्यूटर कोड जैसा होगा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है और वो एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति का होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कुछ एलियन प्रोग्राम हमारी टेक्नोलॉजी में समा चुके हैं और वो हमारे नेटवर्क पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एलियन ही हमारे नेटवर्क में डिजिटल लाइफ फॉर्म में समाये हैं? अगर ऐसा है तो ये साहब उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्या एलियन विजिटर पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं? शायद वो आ चुके हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। हो सकता है कि वो हाड़, मांस,
मेटल या ऐसी किसी चीज के ना बने हो जिसे हम छू सकते हैं? अगर वो एलियन यहां डिजिटल लाइफ फॉर्म में हुए तो? मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के क्रिस अडामी एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ये उस बॉर्डर की स्टडी कर रहे हैं जो उन जीवों के बीच बनी है जिन्हें हम जानते हैं और जैसे वो हो सकते हैं। हमें सबसे पहले तो एक ऐसी व्याख्या चाहिए जो इस बात पर निर्भर ना हो कि हम पृथ्वी पर जो जीवन देख रहे हैं वो सिर्फ वैसा ही है। जीवन है क्या? डिक्शनरी तो कहती है कि जीवन वो है जिसमें मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन और रिप्रोडक्शन। जाहिर है पृथ्वी के सारे जीवों और पेड़ पौधों में जीवन है, मगर एक रोबोट के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप इसे देखें तो ये भी मूव करता है, ये एक ख़ास मकसद से मूव करता है, मगर उसके लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसे ये सब करता देखकर कुछ लोग जो इसके बारे में नहीं जानते वो तो यही पूछेंगे कि आखिर ये कैसा जीव है। रोबोट में एक और ऐसी चीज होती है जो क्रिस के मुताबिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड में चाहे जहाँ भी जीव हैं वो सभी इंफॉर्मेशन की वजह से बने हैं। वो इंफॉर्मेशन होती है किसी खास एनवायरनमेंट में कैसे रहना है। अगर वो ना हो तो जीव जिंदा नहीं रहेगा। हमारी दुनिया के बारे में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी जीनों में जमा है, और अपने डीएनए को समझने के बाद हम ये जानने लगे हैं कि जीवन का कोड कैसे लिखा जाता है। इन रोबोट के पास भी वो इंफॉर्मेशन होती है जिनसे वो ये समझ लेते हैं कि किसी खास एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, और वो इंस्ट्रक्शन उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग से मिलते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इस रोबोट में भी जान है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये अपने जैसा दूसरा रोबोट बना सकता है, बल्कि ये अपनी प्रोग्रामिंग की कॉपी करके उसे उस रोबोट में भी डाल सकता है जिसे इसने बनाया है। अगर ये ऐसा करने लगता है तो ये रोबोटों की पूरी फौज खड़ी कर लेगा। लेकिन सच तो यही है कि इसमें जान नहीं है। इसे उन लोगों ने प्रोग्राम किया है जिन्होंने इसे बनाया था, जबकि वास्तविकता तो ये है कि ये रोबोट अगर चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। चूंकि इस रोबोट के लिए हमारे सारे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन बाहर से आ रहे हैं, इसलिए ये खुद अडेप्ट या इवॉल्व नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आर्टिफिशियल चीज में जान हो ही नहीं सकती। क्रिस मानते हैं कि एलियन डिजिटल लाइफ फॉर्म हर वो काम कर सकती है जो हम कर रहे हैं, और वो एक कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस और इवॉल्व भी कर सकते हैं। उन्हें ये बात इसलिए मालूम है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। ये डिजिटल ऑर्गेनिज्म एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसे एडेनिव कहते हैं। इनमें से हर डॉट एक अविडियन है जो अलग अलग रंग और प्रजाति को दर्शाता है। ये भी काफी हद तक उन कंप्यूटर वायरस जैसे हैं जो रेप्लिकेट करते हैं और अपनी कॉपी बनाते हैं, मगर ये उनसे थोड़े अलग इसलिए हैं कि ये जब अपनी कॉपी बनाते हैं तो वो कॉपी खराब भी हो सकती है। वो एक तरह का म्यूटेशन होता है और वो कॉपियां डार्विनियन मैनर में इवॉल्व हो सकती हैं, वैसे ही जैसे हम एक पीट्री डिश में करते हैं, मगर इस मामले में वो डिजिटल ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसी भी प्रजाति का सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके म्यूटेशन का रेट सही है या नहीं। जीरो म्यूटेशन का मतलब होता है कि अविडियंस सिर्फ अपनी कॉपी बनाएंगे, वो इवॉल्व नहीं होंगे। अगर म्यूटेशन ज्यादा हो गया तो नया वर्जन एक प्रोग्राम नहीं रह जाएगा, सिर्फ डेटा का कुछ रैंडम बिट ही रह जाएगा। क्रिस ने अपने वर्चुअल ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो हर जनरेशन में म्यूटेट करें, मतलब ये कि अविडियन खुद इवॉल्व कर सकते हैं। अगर डिजिटल एलियन सचमुच हैं, तो शायद क्रिस उन्हें उन प्रोग्राम के जरिए ढूंढ निकालें जो उनके बनाए जीवन के पैटर्न पर खरे हैं। उन्होंने हजारों साल तक हजारों कंप्यूटर्स पर रैंडम सर्च करने की बजाय सिर्फ एक कंप्यूटर पर एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को सिर्फ 20 सेकंड में ढूंढ लिया। क्या क्रिस के पैटर्न से हमारी पृथ्वी के बाहर भी बायोलॉजिकल जीवन का पता लग सकता है? अब हम किसी भी सिस्टम में देख सकते हैं और उनमें जीवन के निशान ढूंढ सकते हैं, और फिर उसमें नजर आने वाले पैटर्न से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो खास पैटर्न एक इंफॉर्मेशन है या फिर ऐसे ही कोई रैंडम पैटर्न बन गया है। हमें रैंडम पैटर्न तो बड़ी आसानी से कहीं भी नजर आ जाते हैं। हम किसी भी ग्रह पर जाएं तो वहाँ हमें ऐसे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे जो रैंडमली बने हैं, लेकिन हमें वहाँ ये देखना चाहिए
कि उन मॉलिक्यूल में आखिर कितनी इंफॉर्मेशन जमा है, यानी वहां कितने लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हैं, और फिर हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के टूल का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि वो सचमुच किसी तरह की इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर हैं तो हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो कहां से आई हैं, क्योंकि इस बात की संभावना तो बहुत ही कम है कि वो मॉलिक्यूल सिर्फ इत्तेफाक से पैदा हुए। लेकिन कहीं वो एलियन हमसे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर होने से भी ज्यादा करीब तो नहीं है। इस फिजिसिस्ट का मानना है कि लाखों करोड़ों किस्म के एलियन जीव हमारी दुनिया के हर हिस्से में 1 इंच के कुछ ही भाग जितनी दूरी पर हैं, मगर वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। हम तो यही मानते हैं कि अगर हमारे पृथ्वी पर एलियन हैं, तो वो यहां किसी और जगह से आए होंगे। वो चाहे प्रिमिटिव माइक्रोब हो या एडवांस्ड जीव, उन्हें बहुत बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा होगा। लेकिन अगर एलियन हमेशा से हमारे करीब रहे हों और वो रियलिटी के एक अलग प्लेन पर हो, तब थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अलेहांड्रो जेंकिंस हमेशा से अपने वतन कोस्टारिका में जीवों की इतनी बड़ी डायवर्सिटी को देखकर हैरान रहे हैं, मगर इन्होंने इस बात पर भी गौर किया है कि पौधों, जीवों और कीटों की अंतहीन नजर आने वाली किस्में भी अलग अलग डोमेन में जमा होती हैं। आप खुद ही सोचिए, पेड़ों की फुनगियों का कैनोपी इकोसिस्टम यहाँ समंदर किनारे के इकोसिस्टम से कितना अलग होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि समंदर के तल का इकोसिस्टम भी इनसे बिल्कुल अलग होता है। अलेहांड्रो मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी उनमें से एक इकोसिस्टम जैसा ही है, जहां तरह तरह के एलियन जीव रहते हैं, और वो हमारे किसी करीब के तारामंडल में नहीं है, बल्कि यही हमारी नाक के ठीक नीचे हैं। उनका कहना है कि वो एलियन हमसे, आपसे या इस मकड़ी के अलावा दूसरी चीजों से 1 इंच के कुछ भाग जितनी दूरी पर हो सकते हैं। अगर उनकी ये बात सही है तो वो हैं कहां? वो एक एडिशनल डायमेंशन में चले गए हैं। वो उन तीनों डायमेंशन से अलग हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। बहुत से फिजिसिस्ट भी ये मानते हैं कि स्पेस और टाइम के कुछ ऐसे डायमेंशन हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। तो क्या वो एलियन हमारे बीच रह रहे हैं और हम उन्हें अभी तक नहीं देख पाए हैं? हम 3 डायमेंशन से अलग जाकर सोच ही नहीं पाते, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हम 2 डायमेंशन में रह रहे हैं। अब ताश के इस पत्ते की सतह 2 डायमेंशन वाली है, लेकिन अगर हमें एक और तीसरा डायमेंशन भी मिल जाए तो हम इसके बीच कई और पत्ते डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये पत्ता है, इसके नीचे मैं एक दूसरा पत्ता डाल सकता हूँ और फिर कई और पत्ते भी। ऐसे में हम ये तो कह ही सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी उस ज्यादा डायमेंशन वाले अंतरिक्ष का एक भाग भर है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए उस दूसरे एडिशनल डायरेक्शन में बस थोड़ी दूरी तय करनी होगी। अलेहांड्रो मानते हैं कि उस एक्स्ट्रा डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जिस रूप में रहते हैं, उन्हें हम पहचान नहीं सकते। हम थियोरेटिकल आधार पर ये कह सकते हैं कि उन दूसरे ब्रह्मांडों में अलग तरह के मैटर हैं और उन मैटर के पार्टिकल के बीच अलग तरह की फोर्स भी लगती है, और कुछ मामलों में भले ही वो फोर्स अलग तरह की हो, पर उसके बावजूद हमें एक जीव मिल सकता है। कोस्टारिका के इस जंगली इलाके में एक इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों को ये पता ही नहीं कि पास वाले दूसरे इकोसिस्टम में भी कुछ जीव रहते हैं। ये देखिए, यहाँ चींटियों की ये फौज इस पत्ती को अपनी बाम्बी में ले जा रही है। मैं तो बस यही मानता हूँ कि इस पेड़ के तने से उतरते वक्त ये बस इतना जानती हैं कि ये इसके ऊपर, नीचे या दाएं बाएं जा सकती हैं, लेकिन हम उसके बारे में भी जानते हैं जिसमें चींटियां हिल भी नहीं सकती। जैसे कि एक तितली उस दिशा में भी उड़ सकती है, मगर चींटियों को ये पता ही नहीं कि वहां कोई और भी रहता है। हम भी शायद इन चींटियों जैसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि हमारे आसपास भी दूसरे ब्रह्मांड हैं। क्या हम कभी उस डायमेंशन की खोज कर पाएंगे या वहां तक पहुंच पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कभी हम उन दूसरे ब्रह्मांडों को देख भी पाएंगे, क्योंकि लाइट कभी उस सरहद को पार ही नहीं कर सकती।
एलियन जीवों की खोज के बारे में बड़ी पुरानी कहावत है कि सच हमारे सामने है। हो सकता है कि शायद वो यहां हमारे अंदर हो। सवाल यह है कि अगर हम एलियन जीवों की खोज कर लें तो क्या हमें जीवन, कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिलेगा? मुझे तो यही लगता है। हाँ, हम अभी बस इतना जानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा भर है, और हम शायद हमेशा यही अंदाजा लगाते रहेंगे कि इस ब्रह्मांड में हमारे साथ और कौन रह रहा है।